हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसे आपको पता है कि ये ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी का जो ये चैनल है, ठीक है जी, इसके ऊपर हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम पीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर रहो और प्रॉपर जो आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं पीसीएस, एचईएस, एचसीएस, तो सभी के लिए आप रेडी रहो और उनको कैसे अप्रोच करना है वो आपको समझ लगे थोड़ा सा। तो वही चीज आज हम जो हमने कल छोड़ा था, जो एक सुपरडेंट या लास्ट टाइम हमने जो छोड़ा था सुपरडेंट जो होम डिपार्टमेंट का जो एग्जाम था उसको डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ही आगे आज दोबारा चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन थे जिनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, जूम, चेना, मिल्पा एंड लदांग आर द लोकल नेम्स फॉर, ये किस चीज के लोकल नाम है। तो ये एक क्वेश्चन है। अब अगर जिन लोगों ने पढ़ा है, ये हमारी स्कूल की एनसीईआरटी में इनका जिक्र कर रखा है, तो इन्होंने पूछा ये किस चीज के लोकल नाम है। देखो, अगर आप बाकी सारी चीजें भूल जाओ, आपको चेना नहीं पता, मिल्पा नहीं पता, लदांग नहीं पता, बट यार मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको जूम एटलीस्ट पता होना चाहिए। जूम कल्टीवेशन इंडिया में, ये आपने देखा है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो एक कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग मतलब स्लैश, वो क्या करते हैं, किसी जगह को जाते हैं जंगलों में, वहां पेड़ काटते हैं और वहां पे वो अपना एग्रीकल्चर करते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं उस जगह को जलाने के बाद। इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो ये बेसिकली जो जूम कल्टीवेशन है, तो जूम इंडिया में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है, जूम इंडिया में कहते हैं, चेना अलास्का वाले एरिया में कहते हैं, मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, लदांग वगैरह इंडोनेशिया में कहते हैं। आपको वो क्या कर सकता है, जूम, चेना, मिल्पा, लदांग, सामने डिफरेंट टाइप मतलब डिफरेंट कंट्रीज, मैच द कॉलम भी दे सकता है कि मैच द कॉलम में ये आंसर बताइए। अभी उसने पूछा, अभी तो उसने बहुत सारे हिंट दे दिए, जूम, चेना, मिल्पा, लदांग, ये किस चीज के लोकल नाम है। तो आंसर क्या आएगा जी आपका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा डी। तो ये पीपीएससी का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप इसको इजी नहीं कह सकते, जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए टफ है। एग्रीकल्चर टॉपिक से ये क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का एक पार्ट रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। What is the correct about literacy rate in India as per 2011 सेंसस। आपको पता है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है। अब ये क्वेश्चन मान लो हमें 2011 का हमने नहीं पढ़ रखा यार, हमें सारा सेंसस नहीं पता। एलिमिनेशन मेथड से चलो। सबसे पहला पॉइंट, फीमेल लिटरेसी रेट वॉज मच हायर देन मेल लिटरेसी रेट। कहता इंडिया में जो फीमेल का लिटरेसी रेट है वो मेल लिटरेसी रेट से ज्यादा है। यार ये बात नहीं सही हो सकती, आज की डेट में इंडिया उस लेवल पे नहीं है, या 2011 में, कि इंडिया में फीमेल लिटरेसी रेट ज्यादा होता मेल से। आने वाले टाइम में तो हो सकता है। तो ये पहली स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रही, ये गलत रहेगी। सेकंड, फीमेल लिटरेसी रेट वॉज ऑलमोस्ट इक्वल टू मेल लिटरेसी रेट। नहीं, इंडिया में मेल लिटरेसी रेट ज्यादा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस 2011, कहते 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये कैसे पता लगेगा कि पढ़ा लिखा कौन है। तो उन्होंने बोला अ पर्सन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। कहता इंडिया में जो भी बंदा 18 साल से ऊपर है, कोई भी पर्सन, अगर उसको बोलना या लिखना आता है किसी भी भाषा में, तो वो एक लिटरेट माना जाएगा। ये एक इन्होंने बात बोली है। अब क्या ये सही है? देखो, अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसको पढ़ना लिखना आता है किसी भी लैंग्वेज में कि वो पढ़ा लिखा हो गया, ये नहीं हो सकता, तो भाई बिल्कुल ऐसा ही है। बट इसमें गलती क्या है, यहाँ पे 18 साल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 7 साल। जो कोई भी पर्सन 7 साल से ज्यादा है, ठीक है जी, जिसको कोई भी भाषा लिखनी आती है, बोलनी आती है, ठीक है जी, वो उसको लिटरेट माना जाएगा। 18 साल का ये गलत दिया है यहाँ पे, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो बचा क्या, एक ही स्टेटमेंट बच गई हमारे पास, पंजाब लिटरेसी रेट दो बेटर देन दैट ऑफ राजस्थान इज वर्स देन मिजोरम। कहता पंजाब का जो लिटरेसी रेट है वो राजस्थान से तो अच्छा है बट मिजोरम से अच्छा नहीं है, उनसे कम है। तो उन्होंने पूछा था कि करेक्ट बताना है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, तो आंसर इज डी। तो क्या आंसर रहेगा, डी। तो जरूरी नहीं कि आपको आंसर पता हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज आंसर पता हो। आप अपने कुछ कॉमन सेंस के साथ भी आंसर निकाल सकते हो, जैसे हमने इसको सॉर्ट किया है, जैसे हमने इसको आंसर निकाला है एलिमिनेशन मेथड से। हर जगह एलिमिनेशन मेथड भी नहीं चलता, मैं आपको ये भी बात क्लियर कर देता हूँ। कहीं कहीं तो भाई जैसे ये यार एक सोचने की चीज है कि 2011 के सेंसस का डाटा आपने हर कुछ थोड़ी पढ़ रखा होगा, हो सकता है आपने ना चीजें पढ़ी हो, तो वहां आप इन चीजों को थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दोगे। तो ये एक आपका क्वेश्चन रहा लास्ट। Which of the following is not a feature of zonal council? एक जोनल काउंसिल होती है, जोन्स बांटे गए हैं इंडिया में, ठीक है जी, 5 जोन्स हैं।
जोनल काउंसिल बनाई गई है, अलग अलग राज्यों के ऐसे जोन्स बनाए गए हैं, तो वो सबसे पहली चीज कहता है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये गलत बात है। अगर जोनल काउंसिल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो सबसे पहले तो इनका कोई आर्टिकल होता संविधान में, जो कि नहीं है। इनका कोई आर्टिकल नहीं है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। तो जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत। इंडिया में 5 जोनल काउंसिल्स हैं सेटअप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मैंने ऑलरेडी, देखो बहुत चीज ध्यान से समझनी है, प्लीज एक चीज को ध्यान से समझो। जो किसी आर्टिकल के अंदर बॉडीज बनती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, जो किसी एक्ट के अंदर बनती हैं वो स्टैट्यूटरीज होती हैं। क्या होती हैं वो? स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के अंदर बनती हैं। क्वेश्चन है कौन सा फीचर नहीं है जोनल काउंसिल का? पहले ऑप्शन में कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरे में कहता है 5 जोनल काउंसिल है जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बनाया गया है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखने की तो जरूरत ही नहीं है। पहले 2 ही कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के अंदर बनी है। तो भाई तीसरा और चौथा तो ऑप्शन ही नहीं देखना हमने, वो तो सही होगा। इन दोनों में से कोई गलत होगा, तो गलत कौन सा होगा? पहला, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तीसरा सही है, चंडीगढ़ ऑल्दो नॉट अ स्टेट इज इंक्लूडेड इन द जोनल काउंसिल, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। तो ये जो टॉपिक है आपके संविधान का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है जी, संविधान के अंदर एक मतलब पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशन वाले टॉपिक में ये जोनल काउंसिल्स का जिक्र होता है। तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी, जोनल काउंसिल्स क्या होती हैं। पॉलिटी पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलो आपके लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जोनल काउंसिल जो होती है उसको चेयर कौन करते हैं। ठीक है जी, चेयरमैन भी तो होता होगा इस जोनल काउंसिल का कोई, तो वो कौन होता है ये आपने मुझे बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए हमारा? नॉट अ फीचर। तो ए आंसर आना चाहिए, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर होगी ये बात सभी को? आगे चलिए। Who among the following termed Article 356 as a safety valve? He also chaired the drafting committee of the Constituent Assembly. दो बातें बोल दी भाई इस क्वेश्चन में। कहता किस बंदे ने बोला कि जो आर्टिकल 356 है, होप सो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है। प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, या इसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 356 है। बड़े लोग गलती कर देते हैं, वो प्रेसिडेंट रूल को नेशनल इमरजेंसी बोल देते हैं। गलत, प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी। तो कहता किस बंदे ने बोला कि जो आर्टिकल 356 है वो एक सेफ्टी वॉल्व है। अब बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि सर जब कांग्रेस बनाई गई थी इंडिया में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण हुआ था 1885 में, तो एओ ह्यूम ने उसको बनाया था। और उस टाइम पे हमने बोला था कि सेफ्टी वाल्व होता क्या एक्चुअली, बेसिकली सेफ्टी वाल्व क्या चीज है। एक आपने प्रेशर कुकर देखा घरों में, कुकर होते हैं जिनमें प्रेशर कुकर, जिनमें हम सब्जियां बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब उसके अंदर बहुत ज्यादा गैस हो जाती है, हीट हो जाती है, तो ऊपर एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है, वो ऊपर उठता है, सारी प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो कहते हैं कि जब कांग्रेस बनाई गई थी तो यही मोटिव था कि इंडिया में जब लोगों के अंदर कोई भावना होगी, लोगों को कोई डिमांड करनी होगी, वो रिवोल्ट ना करे, वो कांग्रेस के जरिए एक सरकार के पास अपनी डिमांड्स रखे। तो कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही थी जो कांग्रेस बनी थी। तो कहते हैं आर्टिकल 356 जिसके अंदर जब स्टेट में कुछ गलती हो रही हो, स्टेट एक तरह से अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा रही हो संविधान से भी, तो उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं अंडर आर्टिकल 356। ये सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा। और दूसरी बात, वो बंदे ने जिसने ये बोला है वो ही बंदा इंडिया में जब संविधान बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। अब ये कौन है? तो एक ही पर्सन का नाम आता है, नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जिन्होंने ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और जिन्होंने प्रेसिडेंट रूल को आर्टिकल 356 को सेफ्टी वॉल्व का जिक्र भी किया है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और आपके लिए मैं क्वेश्चन अक्सर ये साथ में देता हूं कि आज तक सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में लगा है इंडिया में? नंबर ऑफ टाइम, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। मैं पूरा एक टाइम नहीं पूछ रहा कि लॉन्ग टर्म किस में रहा है, मैं पूछ रहा हूं कितनी बार, सबसे ज्यादा बार किस स्टेट में लगा है। वो आपके लिए क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल को लेके।
अच्छा, जो लोग थोड़े से इंटेलिजेंट है, जो कहते हैं सर हमें तो पॉलिटी आती है अच्छे से, हमने तो पढ़ रखी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आर्टिकल 356 अगर आपको पता है तो आर्टिकल 365 आप मुझे बताइए क्या है। आर्टिकल 356 पता है तो 365 बताइए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये पीपीएससी का लेवल है। आने वाले पेपरों में पीपीएससी आपको 358 और 359 आर्टिकल का जिक्र जरूर पूछेगा अगर उसने क्वेश्चन को टफ बनाना हुआ। जो आप लोग पढ़ते हो ना कि आपके जब इमरजेंसी होती है तो फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं, इमरजेंसी होती है तो ये हो जाता है, ये होता है तो वो हो जाता है, तो आर्टिकल 358 और 359 इसी की कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे, आपने पढ़ने जरूर है ये भी आर्टिकल 358, 359 और आर्टिकल 365। और कुछ एक क्वेश्चन था जो यहाँ पे दिया है, डॉक्टर बी आर, एक और क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जब उनकी लाइफ का लास्ट फेज था, मतलब एक दौर था उनकी लाइफ का, तो उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया। और इवन एक क्वेश्चन हिमाचल एचएएस में ये आ रखा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बर्थ प्लेस, तो आंसर इज मऊ, मध्य प्रदेश। हिमाचल एचएएस का क्वेश्चन है, मऊ मध्य प्रदेश। तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपरों में एग्जामिनर पूछता है भाई, तो ये चीजें हमें एक स्टेप हमेशा ही आगे चलना है। ये क्वेश्चन आ गया, हम दो चार चीजें एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या है, ये चीजें क्लियर हो गया। तीन तरह की इमरजेंसी होती है इंडिया में, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है ना, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लगी है, पता होना चाहिए कब कब लगी है और कौन सी एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी थी, कौन सी इंटरनल नेशनल इमरजेंसी थी। तो ये बातें आपका इमरजेंसी टॉपिक का एक पार्ट रहेंगी। कभी और क्वेश्चन आएगा इमरजेंसी का तो डिस्कस करूंगा। Provision for CSR has been made under Companies Act 2013. What does CSR stands for? CSR का मतलब क्या है? सबसे आसान चीज है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए तो यार टफ है कि CSR क्या चीज है। मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़, जिनका नेट प्रॉफिट 5 मतलब ऐसा करोड़, इतना चलता हो, इतना नॉर्मल हो उनके लिए, ऐसी बड़ी कंपनियों को सरकार के द्वारा एक ऑर्डर है कि आपने अपने लास्ट 3 सालों का 2%, आपने अपने लास्ट 3 सालों का जो प्रॉफिट है उसका 2% जो हमारा समाज है, सोसाइटी है हमारा, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए लगाना है, समाज सुधार के लिए लगाना है। तो ये इन बड़ी कंपनीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उन्होंने लोगों के लिए पैसा लगाना है, जो उनका प्रॉफिट होगा उसका 2%। तो सीएसआर की फुल फॉर्म क्या रहेगी? कंपनी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो। कंपल्सरी सिक्योरिटी रिपोर्टिंग, नो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसर इज यस। एक कंपनी की सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको इतने पैसे समाज के विकास के लिए खर्चने हैं, गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्चने हैं, एग्रीकल्चर के लिए पैसा देना है, एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करना है, तो ये सीएसआर होता है सारा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको समझ आ गया होगा, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का 2% उनको देना होता है सीएसआर फंड के अंदर। द प्लैनेट सिमल्स, मतलब एक प्लैनेट की तरह दिखते हैं, मेड अप ऑफ प्राइमरली वाटर, आइस, डस्ट और अदर फ्रोजन गैसेस लाइक मिथेन आर नोन एज, उनको क्या बोलते हैं? क्या उनको ब्लैक होल्स बोलते हैं? नो। क्या उनको एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है? क्या उनको कॉमेट्स बोला जाता है? प्लैनेट्स। अगर प्लैनेट्स बोलते तो प्लैनेट्स की बात ही क्यों करते कि प्लैनेट्स की तरह दिखते हैं? तो ऑप्शन बचा बी और सी, क्या एस्ट्रॉइड बोलते हैं या कॉमेट्स? तो आंसर क्या आएगा? कॉमेट्स बोला जाता है। कॉमेट्स बेसिकली क्या है? एक प्लैनेट्स की तरह ही होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे स्पेस में ये पत्थरों की घूमते हैं, बट ये बेसिकली बने किससे होते हैं? पानी होता है, आइस होती है, डस्ट होता है, या फिर मिथेन से बने होते हैं जो कॉमेट्स। और जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पत्थर है जो प्लेनेट नहीं है। ठीक है जी। एस्ट्रॉयड बेल्ट, जैसे ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स, तो ये जो मार्स है और यहाँ पे जो जुपिटर है, तो हम कहते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे जो बेल्ट है, इस पूरी बेल्ट को बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। कौन सी बेल्ट है ये? एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो कभी आपको कोई पूछे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में पड़ती है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में पड़ती है। क्लियर है चीज? अच्छा, यूपीएससी का एक एग्जाम हुआ, सीएपीएफ,
वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट का। उन्होंने पेपर में पूछा कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इसका सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आप इसको सर्च कर सकते हो वर्ड को। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सेजिटेरियस ए, ये क्या चीज है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सेजिटेरियस ए। अच्छा, एक क्वेश्चन और स्पेस से मैं पूछूं, क्या आप बता सकते हो कि हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, क्या आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है। धरती पे सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। मुझे बताओ, पूरे सारे प्लैनेट्स के ऊपर एक ऐसा माउंटेन है जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है, वो माउंटेन कौन से प्लेनेट पे और उसका नाम क्या है? बताइए थोड़ा सा, अगर पता है तो। तो ये क्वेश्चन आपको समझने हैं चीजें। और जब आपके सारे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, उसके बाद एक बेल्ट आती है जिसको बोलते हैं कुपियर बेल्ट। तो वो एक लास्ट में बेल्ट है, बीच में आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, वो यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इजी लग रहे थे, ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे। वाटर सैनिटेशन हाइजीन इज स्पेसिफिकली टारगेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहला नहीं हो सकता, पहले एक दो तो लोगों को याद ही होते हैं, ठीक है जी, कि भूख खत्म करनी है, गरीबी खत्म करनी है, ये पता होते हैं बेसिकली। तो आंसर इज SDG 6। देखो, अब आप बोलोगे सर ये आपने सीधा आंसर बता दिया कि हाँ भाई इसका आंसर बी रहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आजकल पूछने लगा है वो क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन नहीं आते थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, हमने गाड़ियां बना ली, अगर हम गाड़ियों में फ्री तेल डालना शुरू कर देंगे, तेल खत्म हो जाएगा, आने वाली जनरेशन को क्या चलाने पड़ेंगे? साइकिल। तो भाई हम कहेंगे कि पीछे वाली जनरेशन ने डेवलपमेंट करी थी, गाड़ियां बना ली थी, आने वाली जनरेशन साइकिलों पे है। तो क्या ये डेवलपमेंट तो थी आज के टाइम पे पर ये डेवलपमेंट आगे नहीं चल पाई, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। हमने ऐसी डेवलपमेंट करनी है जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस तक रहे। हमने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि वो आने वाली जनरेशंस के लिए खत्म ना हो। तो ऐसी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। PPSC अगर टफ बनाए क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूरी पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का जिक्र कब हुआ था। एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। आर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट थी, एक कमीशन था जिसका नाम था ब्रटलैंड कमीशन। ब्रटलैंड कमीशन ने ये एक रिपोर्ट दी थी। मे बी मुझे लगता है कहीं मैं थोड़ा सा गलत ना बता दूं, बट आप प्लीज एक बार चेक कर लेना कि शायद ये 1987 की बात है, 1987 में। तो इस रिपोर्ट में पहली बार वर्ड यूज हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे पहले वर्ड यूज नहीं हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड पहली बार यूज हुआ इस रिपोर्ट के अंदर। तो 2015 में पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिए गए कि कुछ गोल्स हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। और टोटल कितने गोल्स लिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? 17। और मतलब गोल्स कितने हैं? 17। टारगेट्स कितने हैं? 169। और इंडिकेटर्स कितने हैं? इंडिकेटर्स तो आंसर आएगा 232। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी एक पीछे UGC का पेपर कैंसिल हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया गोल्स, टारगेट, इंडिकेटर्स और पब्लिकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जो पब्लिकेशन आती है, ये तो पब्लिकेशन तो रोज ही आ रखी होती है, कोई किसने कितने गोल अचीव कर लिए, कहता ऑर्डर में लगाओ सबसे ज्यादा क्या है? पब्लिकेशन, फिर इंडिकेटर्स, फिर टारगेट्स और सबसे कम क्या है? गोल्स। और इनको अचीव करना है कौन से ईयर तक? 2030 तक। अब ये देख रहे हो लेवल कहाँ चला गया, आगे चला गया एक लेवल। हम इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं, हम टारगेट्स भी पढ़ रहे हैं। गोल्स है 17, 17 के 17 गोल्स का आपको आइडिया होना चाहिए किस गोल में क्या लिखा है। मैच द कॉलम में आ सकता है, जैसे इन्होंने पूछा कि वाटर सैनिटेशन और हाइजीन का जो जिक्र है, मतलब जो वॉश है, इसका जो जिक्र है ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है? तो आंसर इज SDG 6, आंसर इज बी। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। सम कॉमन मीडिया
in which some common medium in which speed of sound waves was measured are mentioned below. मीडिया या मीडियम की बात हो रही है। एयर बेसिकली स्टील वाटर। मैं आपको एक बात बता दूं, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो साउंड है वो तेज ट्रेवल करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक हवा है, एक पानी है, एक स्टील है। जो सबसे स्टील जो है वो सॉलिड है। वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज सॉलिड तब बनती है अगर पार्टिकल्स पास पास हो। अगर पार्टिकल्स मतलब टाइटली कॉम्पैक्ट हो, पास पास हो, तो वो सॉलिड होगा। अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो वो लिक्विड होगा। अगर और दूर है तो वो क्या होगा? हवा में मतलब एयर होगी। तो मीडियम जितना पास होगा, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, हम टेबल के ऊपर अपना सर रखते थे, कान लगाते थे, थोड़ी सी आवाज करते थे तो हमें बड़ी जोर से हमारे कान में आवाज आती थी। कुछ लोग देखते हैं कि जो रेल्स होती हैं जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, उसके ऊपर कान लगा के देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि ट्रेन आ रही है। तो ये बेसिकली क्या है, जो सॉलिड चीज है ना, उसमें आप थोड़ी सी आवाज करोगे, बड़ी दूर तक वो आवाज ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि मीडियम जो है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, पार्टिकल्स पास पास है। तो सॉलिड में सबसे तेज साउंड ट्रेवल करेगी, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में या एयर में। तो ऑर्डर क्या आएगा? व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा? 1 एयर, फिर सेकंड वाटर, फिर थर्ड स्टील, मतलब 1 3 2। तो आंसर क्या बनेगा? 1 में सबसे कम, 3 में उससे ज्यादा, 2 में उससे ज्यादा, 1 3 2। तो आंसर क्या आना चाहिए? सी। क्या आंसर आना चाहिए जी? सी आंसर इसका आना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो ये बेसिकली सीधा क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप और ये ध्यान से सुनना, आज से कम 4-5 साल पीछे जाना पड़ेगा। पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि साउंड कहाँ तेज ट्रेवल करती है, सॉलिड लिक्विड गैस, ऑर्डर में लगाना था। ये क्वेश्चन मुझे याद है, आज से 4-5 साल पहले भी पीपीएससी ने पूछा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार कि जो एक बार कर लिए बस कर लिए, वो आने ही आने। समझा करो चीजों को। हिमाचल के एक क्लैरिकल के पेपर में क्वेश्चन आया कि साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती। क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। हमने बोला साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। वैक्यूम में तो मीडियम होता ही नहीं, तो साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करेगी। ये हिमाचल के क्लर्क का क्वेश्चन है। तो देखो, हमें वो भी कवर हो रहा है, सारी चीजें कवर हो रही है हमारे साथ साथ। कहता है कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप किसी फ्लूइड में डालोगे, इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्ट बिकम इनविजिबल, तो वो ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाना चाहिए हमें। ये कब होगा? सबसे पहली चीज मैं आपको, सबसे पहली चीज, बिहेव एज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। कहता वो जो ऑब्जेक्ट है वो परफेक्ट एक रिफ्लेक्टर चाहिए। या रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर समझो आप, शीशा लगा है मेरे सामने, मैं उसमें देख रहा हूं, तो मुझे उसके ऊपर जब कोई मेरी लाइट पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो वापस आ रही है तो पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मैं पूरा दिख रहा हूं शीशे में। रिफ्लेक्शन में तो आपको पूरा दिखेगा, वापस आएगी लाइट। तो रिफ्लेक्टर परफेक्ट रिफ्लेक्टर आंसर नहीं हो सकता, बट मस्ट नॉट ऑबे स्नेल्स लॉ। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ क्या होता है ये आप लोगों ने देखना है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है भाई, ये इस बात करोगे। हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जीरो, ग्रेविटी का तो कोई रोल ही नहीं है। यहां अगर आप कोई चीज डाल रहे हो किसी लिक्विड में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी फ्लूइड में, वो दिखना नहीं चाहिए, इसमें ग्रेविटी का तो कोई रोल नहीं रहा। हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज 1, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट फ्लूइड। एक फ्लूइड में जो लाइट की स्पीड है और एक वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है, इन दोनों की रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये 1 कब होगा? जब मान लो मैंने बोल दिया कि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में और लाइट की जो स्पीड है नीचे भी वैक्यूम में, जब दोनों सेम होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा जी? 1। तो अगर ये मेरा पेन है, ये इस हवा में मुझे दिख रहा है, नीचे फिर दोबारा हवा है, तो मुझे दिखेगा ही भाई। ये ऐसा थोड़ी है कि वो गायब ही हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा अगर सेम मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां 1 होगा वो भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब लास्ट ऑप्शन देखो, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैचिंग विद दैट ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड। ये एयर है, इसके नीचे पानी है या ऑयल है, ये ऊपर हवा है, मैंने आधा पेन ऑयल में डाल दिया। जब मैंने आधा पेन ऑयल में डाला,
आप कभी ना पेंसिल डाल के देखना पानी के अंदर, आपको लगेगा पेंसिल ना टूट गई। ऐसे पेंसिल डाली या इतनी पूरी दिखेगी, यहां से थोड़ी सी अलग दिखेगी, अलग होके ऐसे अलग सी जगह दिखेगी, सीधी नहीं दिखेगी। तो वो रिफ्रैक्शन होता है कि वो अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा चेंज हो गया। तो बेसिकली जब हवा से मैं उसको ऑयल में डालूंगा पेन को, ठीक है जी, ऑयल में डाल दिया मैंने पेन को, यहां से जो उसकी डायरेक्शन थी और यहां जो उसकी डायरेक्शन है ये चेंज होगी थोड़ी सी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये थोड़ा सा चेंज हो गया। नीचे मैंने एक और फ्लूइड ले लिया, इसी पेंसिल को मैंने आगे बढ़ा दिया, अब उसमें वो पेंसिल नहीं दिखेगी मुझे। रीजन, क्योंकि दोनों फ्लूइड्स का, दोनों ऑयल्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम हो गया। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इनविजिबल हो जाएगा नीचे वाले ऑयल में, ऊपर वाले में दिखेगा सिर्फ। तो यही वो कह रहा है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच कर जाएगा जो सराउंडिंग फ्लूइड है, आसपास के फ्लूइड के साथ, तो बेसिकली तब आपको चीज दिखनी जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आंसर इज डी। क्या आंसर रहेगा? डी आंसर इसका आएगा। और आपका आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? एड्स, डेंगू, मीजल्स या ऑल ऑफ द अबव? यार ये बैक्टीरियल डिजीज तो है ही नहीं ना, दीज आर द वायरल डिजीजेस। बैक्टीरियल नहीं है, बैक्टीरियल तो टीबी होता है, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो वो बैक्टीरियल डिजीज है। ये वायरल डिजीजेज हैं। उन्होंने पूछा कौन सी नहीं है बैक्टीरियल डिजीज, मेरे अकॉर्डिंग मतलब आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो आंसर क्या आएगा आपका? डी। तो ये आपका जो था इस टॉपिक के हमने अंदर ये 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू जी।